बुद्ध पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। और पुलिया प्रसंग से आज बुद्ध पूर्णिमा इसलिए बैसाख पूर्णिमा करते हैं, बुद्ध की जयंती इसे आप कहते हैं। तो बुद्ध की जयंती पर आज हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत बुद्ध का प्रदाय या उनका योगदान या उनकी उपस्थिति पर जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा विंध्याचल जी ने कहा कि पुलिया प्रसंग जैसे स्थान जिसे हम लोग मुक्ताकाशी मंच कहते हैं, तो यह असल में कुछ और नहीं, उसी महान बुद्ध की परंपरा में ही विकसित हुए छोटे छोटे मंच हैं। इस बात को आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि बुद्ध का जो पूरा विचार था किसी संस्था या संस्थान के भीतर विकसित नहीं हुआ है। इस बात को बुनियादी तौर पर आज के दिन समझना चाहिए। बुद्ध संस्था और संस्थानों का निषेध करने वाले चिंतक हैं। इसका मतलब यह है कि जो खुले आकाश के नीचे जो सहज संवाद की परंपरा रही है वह बुद्ध से ही जुड़ती है। जैसे पश्चिम में सुकरात थे, वैसे पूरब में हमारे यहाँ बुद्ध थे। तो बुद्ध चिंतन की जो बृहद परंपरा है उसकी बुनियादी विशेषता ही है संवादी और सहभागी होना। तो भारतीय चिंतन परंपरा में जो संवादी परंपरा और सहभागी परंपरा दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं, अगर इसका वही कोई कसौटी है, कोई आदि चिंतक है, तो वह महात्मा बुद्ध है। इस बात को समझना चाहिए। और वो इसी नाते हो पाया कि वह कभी भी मुक्ताकाशी मंच को छोड़ करके संस्थाओं के भीतर राजप्रासादों में विकसित हुए ही नहीं। अगर ऐसा करना होता तो राजप्रासाद को छोड़ते ही क्यों? वो छोड़ा इसी नाते कि राजप्रासाद की सीमाओं का निषेध करना बुद्ध का स्वभाव था। और आप सोच नहीं सकते कि 18 वर्ष की अवस्था में जिसका विवाह कर दिया गया, वो 28 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया हो और 35 वर्ष की अवस्था में बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई हो और 35 वर्ष की अवस्था से लेकर के 80 वर्ष की अवस्था तक लगातार उसने घूम घूम करके ज्ञान दिया है। कभी पेड़ के नीचे, कभी लोगों से मिलजुल करके, कभी खुले आकाश में कैसे सोया, क्या किया, वो पूरा उसका इतिहास है। उसकी चर्चा हर किताब में आपको मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। तो आज जब हम बुद्ध को याद करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस संवादी परंपरा, और संवादी परंपरा का मतलब ये नहीं कि आप बैठे हैं और उसको संवाद कर रहे हैं। सहभागी परंपरा ठीक है, जहाँ जरूरी है, जहाँ जरूरी वहाँ पहुँच करके, यानी बुद्ध के चिंतन की जो प्रमुख विशेषता रही है वह यह भी रही है कि हम केवल आत्म मुक्ति की बात नहीं करेंगे, हम आत्म मुक्ति की बात नहीं करें, हम समाज मुक्ति की भी बात करेंगे। यानी स्वयं के मुक्ति के साथ साथ समाज की मुक्ति की चिंता करना भी बौद्ध चिंतन की एक प्रमुख विशेषता रही है। तो जो समाज चिंतन रहा वह बहुत ही मूल्यवान रहता है बुद्ध के यहाँ। इस मामले में आप देखिए कि बुद्ध भारतीय चिंतन परंपरा के पहले रूढ़िभंजक दार्शनिक, बुद्ध, यानी बुद्ध से रूढ़िभंजकता प्रतिवादी परंपरा की शुरुआत होती है। आप सब जानते हैं कि बुद्ध के चिंतन के पहले हमारे यहाँ जो वैदिक परंपरा थी, वो एक तरह का डोमिनेंट ट्रेडिशन थी, बहुत ही वर्चस्वशाली परंपरा थी वैदिक परंपरा। वैदिक परंपरा के भीतर से उसके समानांतर खड़े होने का साहस पहली बार इस भारतीय धरती पर भारतीय चिंतन परंपरा कहीं दिखाई देता है तो बुद्ध के यहाँ दिखाई देता है। तो वो जो वर्चस्व डोमिनेंट ट्रेडिशंस थी उसके भीतर, क्योंकि बुद्ध तो शाक्यवंशी थे, ठाकुर छत्री थे, तो पूरी वैदिक परंपरा को ठीक से वो समझते थे लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो आप देखिए कि जो दो कुरीतियाँ थी बुद्ध के ज़माने में, बुद्ध ने दोनों से बल्कि कह सकते हैं तमाम तरह की विकृतियाँ बुद्ध के ज़माने में फल फूल रही थी। एक तो वैदिक चिंतन की रूढ़िवादी परंपरा उसके खिलाफ हो रही। दूसरी बात, उस समय ये जो जुआ खेलने की परंपरा बहुत भयानक थी, जिस पर बहुत अम्बेडकर ने बहुत तीखा प्रहार किया है। और तीसरी जाति व्यवस्था, बुद्ध ने इन तीनों से गहरी असहमति दर्ज की और जाति परंपरा पर तो बहुत गहरी चोट पहुंचाई।
तो बुद्ध की यह पूरी की पूरी बनावट थी, उसमें आप देखेंगे कि वह एक मानवीय विकल्प की तलाश कर रहे थे। मानवीय विकल्प की तलाश का मतलब यह था कि जो वैकल्पिक ढांचा है समाज के, जिस अन्य के बारे में चिंतन और चिंतित होने की परंपरा भी बुद्ध से शुरू होती है। अन्य के बारे में वो मतलब केंद्र से हट करके हाशिए की चिंता करने वाले पहले महानायक है भारतीय चिंतन परंपरा में। और विंध्याचल ने सही कहा कि आज भारतीय चिंतन परंपरा पे जो बहुत सारी सांस्थानिक संगोष्ठियां हो रही हैं, आप देखिए वह पूर्व बुद्ध के समय को ही केंद्रित करती है। बुद्ध या बुद्ध के उत्तरवर्ती पक्ष को लगभग दरकिनार कर देती। क्यों? क्यों? वो प्रतिवाद की परंपरा है, वह प्रश्न की परंपरा है। और प्रश्न भारतीय चिंतन परंपरा में बुद्ध की परंपरा प्रश्नाकुल परंपरा है। बुद्ध प्रश्न खड़ा करते हैं और बुद्ध की जो प्रश्नाकुल परंपरा है बहुत मैंने अपने भीतर से सवाल खड़ा करते हैं, अपने आप से पूछते हैं और उसके उत्तर वो समाज में पूछते हैं, लोगों से संवाद में खोजते हैं। तो ये जो असल में जो बुद्ध की जो संवादी परंपरा है, वो असल में वो प्रश्नाकुलता के भीतर उत्तर की तलाश में, यानी प्रश्न भी उनके मन में जनरेट होता है कि व्यक्ति मन में सवाल तो प्रश्न तो हमेशा व्यक्ति मन में ही जनरेट होगा, उदय होगा, लेकिन समाधान वो हमेशा जो है समाज में खोजते हैं। तो जो समाधान की पूरी परंपरा है, तो ये बुद्ध के चिंतन खोजने की वो बहुत ही जबरदस्त है। इसी नाते आप देखेंगे कि जो बुद्ध की चिंतन है, बुद्ध की है, वो बुद्ध का पूरा चिंतन ज्ञान से आरंभ होता है और अंत उसका विवेक में होता है। तो ज्ञान से आरंभ करते हैं और विवेक में समापन करते हैं। ज्ञान माने पदार्थ का ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान, समाज का ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान के भीतर से विवेक के माध्यम से उसको दिशा देते हैं। इसमें आगे चल करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसी परंपरा में वैराग्य को जोड़ दिया। वो वैराग्य की परंपरा ही नहीं, यानी आत्मत्याग की परंपरा कह सकते हैं कि जो जैसे कि ज्ञान और ज्ञान के बाद विवेक और विवेक के भीतर वैराग्य, समाज को सुंदर बनाने के लिए बुद्ध यही पर बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं कि ज्ञान से आरंभ करते हैं, विवेक में समापन करते हैं और वैराग्य में ध्वनित होते हैं, वैराग्य में गूंजते हैं। यानी कुल मिला जुलाकर जिसका तरह सब कुछ करेंगे लेकिन निर्लिप्त रहेंगे। और जब वैराग्य की परंपरा आएगी तो वो हमारी इतनी सुदीर्घ विरासत होगी जिसमें आप हर प्रकार की कलुषता, हर प्रकार के मान, हर प्रकार के चीजों से अक्सर मुक्त रहेंगे। तो ये हुआ कैसे? देखो, ये भी तुम लोग को जानना चाहिए कि दो परंपराएं रही हैं। एक परंपरा रही है कि मनुष्य के भीतर आत्म मुक्ति की तलाश, यानी मनुष्य के मन में क्या चल रहा है उसकी परंपरा रही है, जिसे हम वैदिक परंपरा कहते हैं, आत्म मुक्ति की तलाश, आत्म के बारे में। और दूसरा है समाज चिंतन की परंपरा। तो ये जो आत्म चिंतन की परंपरा है, यह परंपरा वैदिक परंपरा, इसे भाववाद की परंपरा कहते हैं। और जो समाज चिंतन की परंपरा रही है, समाज चिंतन की परंपरा रही, वह है बुद्ध की परंपरा, जिसे भौतिक चिंतन की परंपरा कहते हैं। ये जो भौतिक चिंतन की परंपरा है, इसके भी आदि पुरुष बुद्ध ही हैं, जिसे लोकायत की परंपरा आप कह सकते हैं। और देवी चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस लोकायत नाम से, आप लोग उस पुस्तक को पढ़ी, बड़ी शानदार किताब है। और हाँ, वो बहुत ही खूबसूरत किताब है वो। और उसमें पूरी भारतीय चिंतन परंपरा की जो आधुनिक संदर्भ है उसका पूरा दस्तावेज है और बहुत ही तर्क के साथ है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बुद्ध की वो आलोचना भी करते हैं। बुद्ध जहाँ पर उनका चिंतन अंतर्विरोधों से ग्रस्त होता है, वहाँ भी उसकी चिंता है। तो कुल मिला जुला करके ये है कि ज्ञान, विवेक और वैराग्य, तीन स्थितियों से बौद्ध चिंतन अपने शिखर को छूता है। और ये जो कह सकते हैं कि वो लोकायत की परंपरा, भौतिकवाद की परंपरा है, यही वो परंपरा है जिसने न केवल भारतीय दर्शन को प्रभावित किया है, भारतीय साहित्य को प्रभावित किया है। और आप लोगों को याद मैं दिलाना चाहता हूँ कि दो ऐसे महामानव रहे हैं इस धरती पर जिनको छोड़ करके साहित्य कभी विकसित हुआ ही नहीं। एक बुद्ध और दूसरे गांधी। यानी गांधी के पहले भारतीय साहित्य में बुद्ध बहुत भीतर तक विन्यस्त है और गांधी के बाद गांधी जी पर साहित्य केंद्रित हो जाता है। ये बड़ी विचित्र है कि साहित्य के पूरे, यानी गांधी जी के पहले बुद्ध अकेले व्यक्ति हैं
जो भारतीय साहित्य की संपूर्ण परंपरा को प्रभावित करते हैं, आप किसी को उठा के देख लीजिए। और यूं ही नहीं रहा कि जब बुद्ध का चिंतन और 4 संगीतियों के बाद जब उसका विभाजन होता है, हीन और महायान में होता है, तो महायान क्या करता, समाज चिंतन की तलाश में विकसित होता हुआ और जाकर के बाद में योगाचार का शिकार हो जाता, जिस पर कि आप जानते हैं कि वो बौद्ध चिंतन धीरे धीरे वो अपने 10वीं शताब्दी के बाद उसका क्षरण शुरू हो जाता है। और उसमें लेकिन आप देखिए उस पूरे परंपरा में बौद्ध के चिंतन, बुद्ध के चिंतन, बुद्ध के बाद कितने विशाल, कितने महान लोग पैदा हुए। अश्वघोष, दिंगनाथ और धर्म कीर्ति, 3 का और दिंगनाथ का स्वतंत्र विज्ञानवाद ने पूरे भारतीय काव्यशास्त्र को प्रभावित किया है। जिस अलंकार सिद्धांत की बातें करते हैं, बाकायदे भामह उसे प्रतिवाद करके आगे बढ़ते हैं। तो कहने का से वो जो आप देखिए कि ये बुद्ध की जयंती की, इसमें सोचिए कि भाई ये ठीक है कि शंकराचार्य के माध्यम से वैदिक परंपरा पुनर्स्थापित हो या बौद्ध चिंतन अपने अंतर्विरोधों का शिकार हो गया, उनको प्रच्छन्न बुद्ध हम लोग कहते भी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि दिंगनाथ जो स्वतंत्र विज्ञानवादी थे, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान 2 लक्षणों की बात की थी, और प्रत्यक्ष के 100 लक्षणों की बात करते वो उनको तर्क पंगो कहा जाता है। यानी विज्ञानवाद की उन्होंने नींव डाली 100 लक्षण, यानी जो प्रत्यक्ष होता है वहां पर 100 लक्षण तो बुद्धि जल्दी पहुंचती नहीं, जबकि 100 लक्षण जो है ये प्रत्यक्ष का बोध कराता है। ज्ञान का प्रत्यक्ष अवस्था उसके 100 लक्षण का होता है। तो उसके बाद उनके दिंगनाथ के प्रमाण भारती पर धर्म कीर्ति ने टीकाएं लिखी और धीरे धीरे करके, लेकिन ये बौद्ध चिंतन 10वीं शताब्दी आधे योगाचार का शिकार हो गया और उसी समय इस्लाम का आगमन होता है। तो कुछ वैदिक परंपरा की अपनी वर्चस्वशाली ताकत की वजह से बुद्ध विस्थापित हो गए, बौद्ध चिंतन विस्थापित हुआ, बुद्ध ने विस्थापित हुआ बौद्ध चिंतन, और लगातार बौद्ध चिंतन लगातार भारतीय परिवेश में अपने को बदलता रहा। इसके बावजूद वो अपने तमाम अंतर्विरोधों का शिकार होता हुआ। तो इस्लाम की जो आक्रामक स्थिति थी कि उन्होंने क्या किया कि जब वो बुद्ध को बुद्ध समझ लिया और उनकी मूर्तियों को काटना शुरू कर दिया। तो आप देखिए कि इस्लाम ने न केवल हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का, बल्कि बुद्ध की मूर्तियां जहां थी उसको पूरी तरह तोड़ा, नष्ट कर दिया। उनकी गुस्सा उस बुद्ध पूजा से थी, तो बुद्ध को ही बुद्ध माने, क्योंकि बुद्ध इस बुद्ध पूजा के खिलाफ थे। इस बात को दर्शन के स्तर पर इस्लाम समझ नहीं पाया। और उसमें क्या हुआ कि जो हमारी जो वैदिक परंपरा थी उसकी चूंकि जड़ें बहुत पुरानी थी और उसमें लगातार मानसी चिंतक होते रहे। बुद्ध के बाद तो दिंगनाथ के बाद तो कोई वैसा हुआ नहीं, दिंगनाथ के बाद वैसा कोई चिंतक है जो उसको बचा सके। लेकिन वर्ण इसमें जो आप वैदिक परंपरा में लगातार चिंतक होते रहे। भाई शंकराचार्य के बाद जो पूरी भक्ति की धारा पढ़ी तो उसमें रामानुजाचार्य, रामानंद, तमाम लोग आते रहे। उसमें फिर साहित्य ने संभाल लिया, वल्लभाचार्य वगैरह, तो साहित्य को संभाल लिया। लेकिन आप देखिए कि बौद्ध चिंतन में जो सबसे बड़ी बात दर्शन का जो स्वरूप था, आप देखिए कि साहित्य वो बौद्ध चिंतन ने बहुत प्रभावित किया था। कि किसने प्रभावित किया? क्योंकि अन्य का बोध कराता है और साहित्य बुनियादी तौर पर अन्य का बोध कराता है। जैसे भारतीय काव्यशास्त्र में क्या हुआ कि जब भारतीय काव्यशास्त्र शुरू हुआ तो भारतीय काव्यशास्त्र की बनावट क्या रही? कविता को लेकर के भरत नाट्य शास्त्र में या नाटकों के माध्यम से क्यों मूल्यवान बातें करते हैं? उसका मतलब ये कहते हैं कि जो वैदिक परंपरा की जो वेद थे, वेद जो है कुछ जातियों के लिए रूढ़ थे, यानी उसकी उच्च वर्ण जातियां खासकर ब्राह्मण पुरोहित ही उसको पढ़ सकते थे, ज्ञान का अभाव था। लेकिन भरत के नाट्य शास्त्र ने यह बताया कि साहित्य सर्व समावेशी सबके लिए, क्योंकि शब्द की सत्ता आलोकित करती है और शब्द पर किसी जाति का, किसी धर्म का कोई वर्चस्व नहीं है। बुद्ध यही बात कह रहे थे कि समाज की, आज बुद्ध जयंती इसको समय कि समाज की जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त सत्ताएं हैं उस पर सबका हक है कि क्या जाति भेद, क्या धर्म भेद, क्योंकि हर मनुष्य बराबर है। तो जिसे आप कहते हैं कि समानता का भाव, सदाचार का भाव, करुणा का भाव, मैत्री का भाव, यह जो चेतना विकसित किया बुद्ध ने, वही बुद्धत्व का वह की देन है जो आज भी बुद्ध हमारे बीच प्रासंगिक हैं। और कितनी बुद्ध का जो साहित्य है, बुद्ध का जो पूरा साहित्य है, वह बुद्ध का पूरा चिंतन इस अर्थ में चिरंतन है कि बुद्ध 2500 साल से हमारे बीच हैं और न जाने कितने हजार साल तक जिंदा रहेंगे। मार्क्स की जो पूरी थ्योरी थी इस नाते ध्वस्त हो गई कि मार्क्स के चिंतकों ने भारतीय परिवेश में मार्क्स को विकसित नहीं किया।
लेकिन बुद्ध का चिंतन भारतीय परिवेश में लगातार विकसित होता चला गया। और यूं ही नहीं था, डॉक्टर अंबेडकर ने सारे धर्मों की तलाश करते हुए 56 में जब धर्म परिवर्तन की बात है, बुद्ध धर्म को ही स्वीकार किया। तो बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के पहले ये था, ये तो भारतीय चिंतन के भीतर बुद्ध धर्म आ रहा था। और दूसरी बात ये रही थी, वो अपना था, जिसमें जातिगत संकीर्णताएं नहीं थी, सबके लिए सगा थी, सबके लिए समानता की बात थी। तो ये कुछ बातें थी आज बुद्ध जयंती पर, और ये प्रसंग के माध्यम से यह बातें जानी। एक और बात का कह, जिससे बुद्ध के चिंतन की बहुत सारी बातें होती हैं। तो बुद्ध के चिंतन देखिए, जो विंध्याचल ने कहा, प्रतीत के समुत्पाद, अनित्यवाद और दुखवाद, ये बुद्ध के दर्शन के 3 बुनियादी आधार हैं। प्रतीत के समुत्पाद, दुखवाद और अनित्यवाद, इसको बुद्ध बार बार समझाते हैं। अब जैसे प्रतीत समुत्पाद में 12 तत्वों के माध्यम से कहते हैं कि जो उसकी शुरुआत हुई, जैसे कहा कि ये वस्तु है, तो हर वस्तु का कारण, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितने सालों कोई फल खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई झाड़ू लगा रहा है, हर किसी का कोई न कोई कारण है। तो कहते हैं कि जो मूल कारण है इस सृष्टि का, 12 तत्व, पहला कारण बताते हैं अज्ञान है। वो कहते हैं अज्ञान पहला कारण है। और कहते हैं कि जरा मरण, और जरा मरण का कारण बेसिकली मृत्यु का कारण खोजते हैं, और अंत में शुरुआत को अज्ञान से करते हैं, अविद्या से करते हैं। ये बात आप लोगों को समझनी होगी कि बुद्ध जब अविद्या की बात करते हैं तो विद्या का अभाव नहीं कहते हैं। इस बात को मैं बहुत रेखांकित करना चाहता हूँ। तो बुद्ध जब अविद्या की बातें करते हैं और सृष्टि के कारणभूत तत्वों में अविद्या की बातें करते हैं, अविद्या का मतलब ये अविद्या इसका विद्या नहीं है, गलत विद्या की बातें करते हैं। किसके पास विद्या तो है, उसकी दिशा गलत है। और इसी नाते कहते हैं कि अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार से विज्ञान उत्पन्न होता है, और विज्ञान से करते करते फिर मृत्यु उत्पन्न हो जाती है। तो वो जो बुद्ध जब अविद्या की बातें करते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि आप नैतिक शिक्षा की बातें करते हैं, नैतिक शिक्षा, तो आप कहते भाई कि चोरी ना करना, पाप ना करना, दुराचार ना करना, कहा था ये जो नैतिक शिक्षा है ये तो शिशु को भी मिल जाती है, बच्चों को मिल जाती है, इसको कौन सी बुद्धिमानी बुद्धत्व होने की है। तो कैसे होता है, कहा कि न केवल यह शिक्षा होना, नैतिक बोध होना, बल्कि इसके लिए दूसरों को प्रेरित करना। तो बुद्ध के पूरे चिंतन में दूसरे को प्रेरित करने का जो चिंतन है, ये बुनियादी जो सामाजिक परिवर्तन का आधार रहा। और यही जो है वो कहते हैं कि यहाँ यही शुरुआत करते हो, अनित्यवाद पे चले जाते हैं। अनित्यवाद कहते हैं देखो ये जो तू आत्मा का तत्व है अनित्य है, किसी जैसे मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं नेता हूँ, मैं कुछ नहीं, सब बकवास है। क्यों? ये सब के सब जो मैं का जो मैंपन है, ये अविद्या का कारण है। अविद्या का नाश मनुष्य के मुक्त का बुनियादी आधार, ये बुद्ध के चिंतन का की मुख्य कसौटी। और यही अविद्या का नाश मनुष्य के मुक्त की बुनियादी आधार है। यही वो तत्व है जिस पर बुद्ध 2500 साल से हमारे बीच है। और यही वो तत्व कि बुद्ध की तमाम स्थितियों के बावजूद आप देखिएगा कि बुद्ध निरंतर जो है, आप चाहे जितना बुद्ध को दबाइए, लेकिन बुद्ध शब्दों के माध्यम से, विवेक के माध्यम से उस वैराग्य की वो लगातार पोषित करते रहेंगे जिसके बगैर समाज सुंदर हो नहीं सकता। तो बुद्ध ये नहीं चाहते कि जीवन से बहिष्कार कर दीजिए, जीवन में रहिए, जीवन में सक्रिय रहिए, कर्म रहिए, लेकिन निर्लिप्तता के बोध के साथ। कभी यह भाव न आए, यानी अपनी उच्चता का भाव बोध न हो कि मैं हूँ। जाति प्रथा इसी से विकसित हुई कि आप जब ये कहते हैं कि मैं वर्ण व्यवस्था के शिखर पर हूँ और जैसे मेरे अंदर ब्राह्मण और पुरोहित का तत्व है, यह कहते समय आप संसार के तमाम प्राणियों की अवमानना कर रहे होते हैं जो एक समान प्रक्रिया से विकसित होकर हमारे तक आए। वो जो उच्चता का बोध है, यह मानवीय समानता के खिलाफ है। और बुद्ध इसी उच्चता के बोध को प्रश्नांकित करते हैं और इसी के समाधान के लिए समाज में हस्तक्षेप करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सामाजिक हस्तक्षेप के लिए हमारे चिंतन परंपरा में मनीषियों, चिंतकों की जब जब याद आएगी तब तब बुद्ध प्रासंगिक होंगे। और उसी प्रक्रिया से आधुनिक समय में गांधी जी एक अलग फ्रेम में बने थे। मैंने कहा ना कि गांधी जी के पास स्वाधीनता संग्राम का बड़ा विकल्प था, इसलिए वो लड़े
और लड़े, लेकिन बुद्ध के पास स्वाधीनता संग्राम का विकल्प नहीं था। बुद्ध के पास मानवीय मुक्त का विकल्प था, कैसे मनुष्य को मुक्त किया जाए। और उस समय के जो राजशाही थी, जो सत्ता का जो वर्चस्व था, जो आतंक था, कैसे उससे मुक्त किया जाए। तो ये कुछ बातें थी जिसके माध्यम से आज एक बार पुनः हम लोग पूजा प्रसंग से बुद्ध जयंती पर उस महामानव को प्रणाम करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के भीतर एक बुद्ध हमेशा जागृत रहेगा, सक्रिय रहेगा, जो हमारा सतत मार्गदर्शन करता रहेगा।